पिछले वीडियो में हमने क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। इधर इस वीडियो में हमें रिकार्ड एंड इक्विवेलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ना है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट और रिकार्डिंग इक्विवेलेंस थ्योरी में क्या चीज़ कॉमन है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये दोनों ही थ्योरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू किस तरीके से इकॉनमी वर्क करती है, किस तरीके से इकॉनमी को ग्रो किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमने बजट डेफिसिट जैसी कोई टर्म के बारे में पढ़ा था। बजट डेफिसिट तब होता है डेफिसिट जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो। ये एक तरीका भी है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है भले ही उसकी रेवेन्यू कम क्यों ना हो, बाय बोरोइंग, लोन लेके बोरो करके किसी तरीके से वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है भले ही उसका रेवेन्यू कम क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है तो उस एक्सपेंडिचर के थ्रू एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से बेटर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इकॉनमी बेहतर होगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या था? क्राउडिंग आउट इफेक्ट था जिसमें गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है, तो ये इंक्रीज़ करने के लिए वो प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट बोरोवर से कम्पीट करती है, क्योंकि ये मानना था कि अपना स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने के लिए वो जिस पूल से बोरो करेगी, जिस पूल से वो पैसे बोरो करेगी, उसी पूल से प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी बोरो करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जब दोनों एक ही पूल से पैसे बोरो कर रहे हैं तो हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यही तो पढ़े थे ना क्राउडिंग आउट के बारे में। वहीं जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस हाइपोथेसिस या थ्योरी है, ये थोड़ा डिफरेंट व्यू में काम करती है। ये कहती है कि जब गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है, जैसे सपोज़ आज गवर्नमेंट ने पैसे बोरो किए स्पेंड करने के लिए, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट आज पैसे बोरो कर रही है स्पेंड करने के लिए, तो हम जैसे लोग, पब्लिक, जो आम जनता है, आम जनता पकड़ लेती है कि अरे रे गवर्नमेंट ने आज पैसे बोरो किए हैं स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, तो कल को हमें रेवेन्यू इसका जो घटा है गवर्नमेंट का, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें हाई टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में हमें हाई टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो पब्लिक होती है ये थोड़ी सी रैशनल होती है, दिमाग वाली होती है, थोड़ी सी फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल होते हैं ये लोग, जो ये समझते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट बोरो कर रही है स्पेंड करने के लिए पैसा, तो इवेंचुअली फ्यूचर में टैक्सेस हाई हो जाएंगे जो हमें देने पड़ेंगे। अब ये सिचुएशन अगर किसी को क्लियरली नहीं समझ में आ रही हो तो ब्लर हो गया क्या? ठीक है। कि जब गवर्नमेंट सपोज़ बोरो कर रही है तो कहाँ से बोरो करती है पैसे? पब्लिक से अगर बोरो करना भी है उसे तो कैसे करती है? बॉन्ड के थ्रू करती है ना। ये बॉन्ड क्या होता है? पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के रिलेशनशिप के बीच में, कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बॉन्ड का प्राइस लो होता है। तो सब पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉन्ड है सपोज़ 1000 रुपये का, जिस पे 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फिक्स्ड होता है कि 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस बॉन्ड पे। आलू बॉन्ड पे जो 1000 रुपये का हमें मिल रहा है, 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या होगा, इन केस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो इस बॉन्ड पे, जो बॉन्ड हम 1000 रुपये का ख़रीद रहे थे, इस पर कोई असर नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने की वजह से अब जो भी बॉन्ड इशू होंगे इसके बाद, उन सब में वो जो 1000 रुपये के इसके अलावा भी जो भी बॉन्ड होंगे जो 10% के इंटरेस्ट दे रहे होंगे या फ्यूचर में देते, अब इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से अब 20% देंगे इंटरेस्ट। लेकिन जो इनिशियल बॉन्ड है जो फिक्स था,
इनिशियल बॉन्ड वो 10% ही देगा, तो लोग इस 10% वाले को नहीं खरीदेंगे, वो इस 20% वाले को खरीदेंगे। इसलिए जो पुराना बॉन्ड था जो 10% दे रहा था, इसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि अब सस्ते में बेच देगा ना, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से मार्केट में नया बॉन्ड आ गया है जो 1000 रुपये में 20% का इंटरेस्ट दे रहा है। ये रिलेशनशिप हमने बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। इधर हम क्या थोड़ा समझ रहे हैं कि बॉन्ड होता क्या है। जब गवर्नमेंट बोरो करती है, पैसे बोरो करती है मतलब वो बॉन्ड बेचती है। बॉन्ड बेचती है कैसे बोरो करती है, ऐसे आए दे दो पैसे या फिर ऐसा लोन सर्टिफिकेट ऐसे लेके नहीं करती है, वो बोरो करती है बॉन्ड के थ्रू। तो लोग बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। तो ये बॉन्ड तुम्हारा स्टॉक मार्केट जैसा शेयर नहीं होता है, स्टॉक शेयर्स की तरह नहीं होता। कई बार लोग बॉन्ड को शेयर से कंपेयर करके सोचते हैं, दिमाग में इमेजिन ही शेयर समझ के करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉन्ड और शेयर दोनों अलग अलग चीज़ है। जो शेयर होता है स्टॉक्स का, वो ओनरशिप होता है कि हम उतने शेयर्स हमने खरीद लिए तो हम उतने के मालिक हो गए। तो इसमें बॉन्ड में ओनरशिप जैसा रूल नहीं होता है। बॉन्ड हमारा लोन की तरह होता है। तो कचर पचर कर दिया मैंने। बॉन्ड हमारा लोन की तरह होता है। कि जब गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए, तो वो जब लोन इशू करती है, लोग लेते हैं उसको। इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो बॉन्ड लेके गवर्नमेंट को पैसे देती है। इट इज़ लाइक सेइंग गिव मी मनी नाउ एंड आई विल पे यू बैक लेटर। गवर्नमेंट क्या कह रही है, बॉन्ड इज़ लाइक दैट। ऐसा लोन है जो ये कह सकता है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि कह रहा हो कि आज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। ऐसा गवर्नमेंट कहती है बॉन्ड दे के कि ये लो 1000 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड। तो वो कह रही है कि मैं 1000 रुपया उधार लेती है गवर्नमेंट। अगर वो 1000 रुपये का बॉन्ड बेचती है तो इसका कहने का मतलब है कि 1000 रुपये का बॉन्ड वो लेती है, खरीदती है, जो वो बाद में इस प्रॉमिस के साथ वो लेती है कि मैं बाद में इसको चुका दूंगा एक इंटरेस्ट रेट के साथ। अब जो बाकी पब्लिक है जिन्होंने बॉन्ड नहीं खरीद रखा, वो क्या कह रही है कि अरे रे गवर्नमेंट ने तो ले लिया है लोन, अब ये लोन चुकाएगी गवर्नमेंट। तो कहाँ से चुकाएगी, हम लोगों से पैसे लेके चुकाएगी, हम लोगों से ये टैक्स इंक्रीज़ करेगी और हम लोगों से ये पैसे कमा के फिर ये अपना बॉन्ड जो उसने इशू कर रखा है वो वापस खरीदेगी। तब लोग, इसका क्या मतलब हुआ कि इस फ्यूचर टैक्स बर्डन को लोग पहले ही एंटीसिपेट कर रहे हैं, पहले ही एंटीसिपेट कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे बोरो किए, जिसका इंटरेस्ट रेट वो चुकाएगी, जिसके लिए फ्यूचर में वो टैक्स बढ़ाएगी, लेकिन वो बोरो करके पैसा स्पेंड ही तो करेगी ना, लोगों पे स्पेंड करेगी। तो इंडिविजुअल्स की जो इनकम है उसमें इंक्रीज़ होगा। तो सीधा एक सर्कल बन रहा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, एकदम से टक 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 समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू लोन लेगी, लोन ले ली, अब वो लोन उसे चुकाना है। लोन चुकाने के लिए फ्यूचर में वो टैक्स बढ़ाने वाली है। लोन लेके उस पैसे को वो स्पेंड करेगी। कहाँ स्पेंड करेगी, करेंट इकोनॉमी में, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकॉनमी आगे बढ़ेगी, फ्लरिश करेगी। तो इकॉनमी फ्लरिश करेगी, लोगों का इनकम इंक्रीज़ होगा। लेकिन लोग बहुत चालाक हैं, वो जानते हैं कि ये जो भी इनका इनकम इंक्रीज़ हुआ है आगे जाके वो इंक्रीज़ इन टैक्स के थ्रू चला जाएगा, इसलिए लोग सेव करते हैं, अपनी सेविंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं खुद को फॉर टैक्सेस जो उन्हें फ्यूचर में देनी पड़ सकती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है, जैसे क्राउडिंग आउट में हमने कहा ना कि फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्राउडिंग आउट में हमने क्या बोला था कि जब इंटरेस्ट रेट, मतलब एक ही पूल से गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनर्स जब
लोन लेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट बढ़ाएगी। पॉज कर दिया था मैंने, डांट खाली सुनते रहो, वीडियो बना रहे, फोन थोड़ी चला रहे। एनीवेज, फीस कहाँ थे, क्राउडिंग आउट, हाँ तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, फिस्कल पॉलिसी यूज़ की। रिकार्डियन थ्योरी में जो फिस्कल पॉलिसी है वो इनफेक्टिव है एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग एडजस्ट कर रहे हैं अपना बिहेवियर। अगर उनका इनकम बढ़ भी रहा है तो इन्वेस्ट करने की जगह सेव कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन्हें फ्यूचर टैक्स में लगाना है, तो वो रैशनल हो रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और फिस्कल पॉलिसी में इनफेक्टिव हो जा रहा है क्योंकि सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब आते हैं लोग काम की बात पे। जो डेविड रिकार्डो हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडेशनल थिंकर्स में से एक है। इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1820 में, इसका नाम था फंडिंग सिस्टम। इसमें इन्होंने एक थॉट प्रेजेंट किया था, एक एक्सपेरिमेंट ऐसे बताया था, थॉट एक्सपेरिमेंट, कि किस तरीके से जब कोई भी नेशन एक कोई लार्ज एक्सपेंडिचर करना चाहती है, लार्ज एक्सपेंडिचर फाइनेंस करना चाहती है, जैसे कोई वॉर की सिचुएशन ही आ गई, तो कॉस्ट ऑफ वॉर भी तो नेशन ही पे करता है ना, नुकसान तो नेशन ही पे करता है। तो ऐसे सिचुएशन में दो चीज़ें हो सकती है फंडिंग सिस्टम में, इन्होंने बताया। पहली ये हो सकती है कि हम टैक्स को रेज कर दें, टैक्स बढ़ा दें। दूसरी ये हो सकती है कि हम बोरो करके अपना उधार चुकाएं और छोटे 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 इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग इंटरेस्ट पे करके थ्रू टाइम अपना ये जो भी डेप्ट है, जो कॉस्ट है, उसको पूरी तरीके से हम पे करें। अब कहने का मतलब है कि ये जो मेथड हमने यूज़ किया टैक्स बढ़ाने का, या इवेंचुअली एक साथ बढ़ाने का, या इवेंचुअली धीरे धीरे निकालने का, इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू अपना डेट कवर करने का, इन एनी केसेस वो जो हमारा बर्डन है वो कम नहीं हो रहा है। ये जो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, इससे हमारा बर्डन कम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो भी उस समय जो हमें नुकसान होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, जो नुकसान सोसाइटी सहेगी, और जो हम इवेंचुअली धीरे धीरे पे करेंगे ओवर टाइम इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू, तो भी वो बर्डन सेम ही रहेगा। बस टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर है कि ये एक ही बार में हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा। सिर्फ टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन, कि या तो बर्डन एक ही बार में सह लो या तो धीरे धीरे सह लो। तो इसको जो ये थ्योरी जब आया, ये जो आइडिया इनका आया, ये धीरे धीरे रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम में कन्वर्ट हुआ कुछ बहुत साल बाद। जैसे 1974 में एक इकोनॉमिस्ट आए, रॉबर्ट बैरो नाम से। इन्होंने रिकार्डियन का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट उठाया और उसको थोड़ा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर दिया, और उनके आर्टिकल, एक इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल जो छपा उनका, जिसका नाम था आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स नेट वेल्थ। वो पूछ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके पैसा बोरो करती है, उसकी वजह से क्या नेशनल वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो पैसे बोरो करके हाउस होल्ड को ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम एट प्रेजेंट टाइम दे रही है, एट प्रेजेंट टाइम वो दे रही है। तो क्या हमारा नेट वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू? तो वहीं रॉबर्ट बैरो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लोग इस बोरोइंग से उल्लू नहीं बनेंगे। वो क्या करेंगे, वो स्मार्ट होंगे, वो फ्यूचर थिंकिंग इंडिविजुअल होंगे, और वो एंटिसिपेट करेंगे कि फ्यूचर में टैक्स बढ़ने वाला है। तो बैरो ने क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि गवर्नमेंट डेप्ट टुडे
ये अभी डेट में है, गवर्नमेंट अपने डेट को ठीक करने के लिए वो पैसे बोरो करेगी, उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और वो कल हमारे सर पे टैक्सेस बन के आने वाली है। इस चीज़ को और क्लियरली समझाने के लिए बैरो ने एक मेथड का यूज़ किया है। उसका नाम है, उस मेथड का नाम है ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने बैरो जी ने जो मॉडल लाया उसका नाम है ऑपरेशन जनरेशन मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग जो हैं वो 2 स्टेजेस में जीते हैं, 2 स्टेजेस में लोग जीते हैं। पहला, जब वो यंग होते हैं, वो काम करते हैं और सेव करते हैं। फिर जब वो फिर क्या होता है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो अपने सेविंग को यूज़ करते हैं। फिर लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर उस सेविंग को वो यूज़ करते हैं जीने के लिए। तो लोग सिर्फ अपने नीड्स के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपना फ्यूचर में देखते हैं, अपने चिल्ड्रन के नीड्स के बारे में भी सोचते हैं कि उनको कितना पैसा छोड़ के जाना है। तो अगर गवर्नमेंट पैसे एक्स्ट्रा दे रही है, आज गवर्नमेंट लोग को एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो सिंपली सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो पैसे को सेव करते हैं, या हो सकता है अपने बच्चों को दे दें कि उनके बच्चे टैक्स देंगे फ्यूचर में गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से बैरो ने एक आइडिया बनाया। नॉर्मल कुछ अजम्पशन, पेज बहुत वेस्ट करती है ना, पीछे कोई पेज खाली होगा उसमें अजम्पशन लिख देता है, यहाँ लिख देता है। तो जैसे अजम्पशंस क्या हुए कि परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट मार्केट, कंपटीशन, लोग रैशनल हैं, टैक्सेस को लमसम टैक्स माना जाता है। पिछली क्लास में हमने लमसम और प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में पढ़ा था अजम्पशंस में। इस थ्योरी के लिए टैक्सेस को लमसम टैक्स माना गया है। चौथा क्या है कि जो लोग हैं वो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर जनरेशन आइडेंटिकली बिहेव कर रही है, लाइक एवरी जनरेशन इज़ बिहेविंग इन सेम वे, इन आइडेंटिकल वे। फ्यूचर सोच रही है कि इस पैसे का आगे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मेरी इनकम है, जिससे जो मैं सेव कर रहा हूँ उसको मैं फ्यूचर में कैसे यूज़ करूँगा। क्या हो गया भाई तुझे? मैं वीडियो बना रही हूँ। शीशा टूटने का सामान, टेबल गिर गया था। आप एनीवेज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तुम कहाँ थे? ये असम्पशन हो गया। हाँ, तो बैरो ने क्या आर्ग्यू किया कि जो डेप्ट है, जो गवर्नमेंट का डेप्ट है, जो पब्लिक जो डेट है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, रिसोर्सेज को बस शिफ्ट कर ले रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। वो कोई नया वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा है या कोई नया एक्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहा है। जो नॉर्मल हमारा अजम्पशन होता है उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। नॉर्मल अजम्पशन हमारा क्या होता है कि जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, जब बजट डेफिसिट के थ्रू गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इकोनॉमी बूस्ट करती है, इंक्रीज इकोनॉमी बूस्ट। और बैरो का मेन आइडिया क्या था कि जो गवर्नमेंट डेट, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है उससे एक्चुअल कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा, नो बूस्ट। उसका बस कहना है कि वो बस पैसे मूव कर रही है एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम पीरियड में। पैसे को बस एक टाइम पीरियड से, वन टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में वो पैसे को बस मूव कर रही है, क्योंकि फिर उसको वापस देना है ना टैक्स, तो फिर तो एक फुल सर्कल बन गया ऐसे। अब लोग इस थ्योरी को क्वेश्चन करेंगे, हर थ्योरी का क्वेश्चन लोग करेंगे। थ्योरी आता है तो काम ही क्या, हम क्वेश्चन करेंगे। तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि लोग इतना सोच लें, ऐसा नहीं होता कि लोग सेव नहीं करेंगे, मतलब सेव ना करें। अगर वो चाहते हैं सेव करें तो सेव करेंगे, लेकिन अगर वो उतना केयरफुली, उतना दूर तक वो नहीं सोच पाते। जेन जी जैसे पॉपुलेशन आ जाए, फ्यूचर जनरेशन में क्या हो जाए नहीं पता, तो इक्वली फ्यूचर के बारे में जनरेशन सोचे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे एवरी जनरेशन इज आइडेंटिकल अज्यूम किए हुए रहता है। और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेके वो सेम हो। वो क्या सोच रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेट के बारे में, ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जैसे सोच रहे हो।
तो ये सब चीज़ें लेके बोला गया उन्हें है। तो अभी हमने कुल मिला के अभी तक ये क्लियर कर दिया कि क्राउडिंग आउट और रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या, उसका जो बेसिक थीम है, बेसिक आइडिया है, वो क्या कहना चाहती है, उसके अजम्पशंस क्या क्या है और किसने उस थ्योरी को बताया है। फिर ये हमने बैरो ने रिकार्डो के थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया 1974 में ना। अब 1976 में एक जन और आए जिनका नाम था जेम्स बच्चन नहीं, सॉरी, कब से हम इसको जेम्स बच्चन प्रोनाउंस करें, जेम्स बच्चनान। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया रिकार्डियन इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिकार्डो की ओरिजिनल थिंकिंग से रिलेटेड था, जो कि बैरो के मॉडर्न वर्जन से निखर के बाहर आया था। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस इसको नाम दिया जेम्स बच्चनन ने। इसी में एक जन और आए जिनको मैं भूल गई थी, कैंटो एंड रैप। ये दोनों आए ना, ये 1982 में। इन्होंने रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी को एक नए अंदाज में डिलीवर किया, एग्जाम्पल लेके। उन्होंने इलस्ट्रेट करके बताया कि सपोज़ अगर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर रही है, टैक्स कट, सबका टैक्स कट कर दे रही है, टैक्स कट सबके लिए वो टैक्स कट कर दे रही है, कम कर दी, टैक्स को घटा दी। तो ये टैक्स घटा दी तो लोगों का तो फ़ायदा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना। तो गवर्नमेंट इस नुकसान को भरने के लिए बोरो करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, जिसको नेक्स्ट ईयर रीपे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को विथ इंटरेस्ट, सिर्फ रीपे नहीं, विथ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आज का जो टैक्स कट है कल का वो टैक्स हाइक हो जाएगा। पेज भर गया। ये वाला खाली। तो क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये है कि जो लोग आज रिचर फील करेंगे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से, या सॉरी गवर्नमेंट के टैक्स कट की वजह से, टैक्स कट हुआ है ना, अभी स्पेंडिंग वाला नहीं, गवर्नमेंट जो टैक्स कम कर रही है और जो डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास ज़्यादा हो रहा है लोगों के पास, तो क्या लोगों को ऐसा लगेगा डिस्पोजेबल इनकम पाने के बाद कि मैं अब रिच हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं रिचर हो गई हूँ और आज ज़्यादा खर्च करूँगी क्योंकि अब मुझे कम टैक्स देना पड़ता है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहता है कि नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोग रैशनल हैं और फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो बचाएंगे पैसा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेविंग है, प्राइवेट सेविंग, अब सब सेव करेगा ना, खर्च कम करेगा, क्योंकि सबको पता है, सब रैशनल है, सब दिमाग वाले हैं, सब फॉरवर्ड थिंकिंग है, सब आइडेंटिकल जनरेशन एक ही चीज़ सोच रहे हैं। तो प्राइवेट सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो प्राइवेट सेविंग इंक्रीज़ होगा वो बाय व्हाट अमाउंट इंक्रीज़ होगा, बाय द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, या कह लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या कह लो एग्रीगेट डिमांड, जा ऐसे कर लो। चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, सेविंग से चेंज हो रहा है। एग्जैक्ट सेम क्यों बता रहे हैं, अभी ज़्यादा कम होगा, लेकिन हम तो इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे ना। स्टेबल जब है इकोनॉमी को समझने के लिए हम हमेशा इक्विलिब्रियम का पोजीशन पे बात कर रहे होते हैं। और वैसे भी ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी वो सब टैक्स के थ्रू खींच लेगी। तो जो भी हम सेव करेंगे, और हम स्मार्ट है, गवर्नमेंट ही खाली स्मार्ट क्यों रहे, हम भी स्मार्ट है, तो हम भी, मेरे पास भी जो इनकम आएगा उसको हम सेव करेंगे कुछ, और जितना गवर्नमेंट खर्च करेगी हम उतना अमाउंट सेव करेंगे। गवर्नमेंट बोरिंग इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग, ताकि हम उसको टैक्स जब बढ़े तो उसको हम दे सकें। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, सेविंग प्राइवेट सेविंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि सेविंग हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, सेविंग को हम सप्लाई ऑफ मनी समझते हैं ना, जो सेविंग है वही सप्लाई कर रहा होता है, तो हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी है वो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड हो सकता है,
जो गवर्नमेंट बोरो करके गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उसके इक्वल आ गया। तो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। वाह वाह। अभी इसको समझने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, तक इधर आर रखेंगे, इधर आई एस रखेंगे, आई इज इक्वल टू एस, या समझ से ये अपना आई है और ये अपना एस है, सही है। और ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ आई इज इक्वल टू एस होने का है। इक्विलिब्रियम में ही तो आई इज इक्वल टू एस होगा ना, सारे थ्योरी में यही तो पढ़ता है। अब ये है क्या, हम सब रैशनल थिंक कर सकते हैं, तो चेंज ही नहीं। अगर हम पैसा जो भी गवर्नमेंट खर्च करेगी हम पे और हम सेव करके आगे फ्यूचर टैक्स के लिए सेव कर रहे हैं, तो ऐसे तो पैसा आया, पैसा गया, पैसा गया, इसके पास से मेरे पास आया, मेरे पास से इसके पास गया, एक पूरा ऐसा सर्कल बन गया, तो कोई चेंज ही नहीं आया ना। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एस है, ये क्लियर है। अब रिकार्डियन जो इक्विवेलेंस है वो रैशनल है, लोग रैशनल है, फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल्स है, वो ये मान चुके हैं कि आज जो भी बोरो करेगा वो फ्यूचर में हायर टैक्स होगा, तो हम अपनी सेविंग को इंक्रीज़ करेंगे। तो सेविंग हम इंक्रीज़ कर दिए, सेविंग यहाँ से यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट करके इंक्रीज़ हो गई ना, S0 से S1 पे आ गई। अब ये जो इंक्रीज़ है ना, हम बस इस स्टेटमेंट को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ला रहे हैं कि जो सेविंग इंक्रीज़ हुआ है, ये जो इंक्रीज़ इन सेविंग है वो एग्जैक्टली इक्वल है गवर्नमेंट बोरोइंग के, कि जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी, सेविंग वही तो होता है ना, उसको हम वही मान के चलते हैं। सेविंग हमारा लोनेबल फंड है, सप्लाई है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, तो ये किसके इक्वल होगा, एस जो है ना, राइट वर्ड जो शिफ्ट हो गया S0 से S1 में, ये जो इंक्रीज़ हुआ इस ग्राफ के थ्रू हम बता रहे हैं वो गवर्नमेंट बोरोइंग के बराबर है, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है एस, वो एग्जैक्ट उसी अमाउंट से इंक्रीज़ करेगा जिस अमाउंट से गवर्नमेंट बोरो करेगी। इसलिए सेम इंटरेस्ट रेट पे हमारा सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे सेविंग इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों, बिकॉज रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी वही तो कह रहा है। पेज खा लिया कि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो देयर इज़ नो अपवर्ड प्रेशर। इसको हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट पे हमारा कोई आई लिखें या आर लिखें, जो भी इंटरेस्ट रेट पे लिखते हैं, जैसे जिसको जो लिखना हो लिख ले, आई या आर, कोई इंटरेस्ट रेट पे कोई प्रेशर नहीं है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नुकसान में नहीं आ रहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं घट रहा, जो जैसा है वो वैसा ही है, मतलब वहाँ पे कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं है, नो क्राउडिंग आउट। ये जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी है वो अपना थ्योरी एक्सप्लेन करने के साथ साथ तो ये भी कहती है कि देयर इज़ नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और क्या बताती है कि आइडिया है, वो कह रही है कि इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट डेट, जो डेट है इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि बोरो ज़्यादा कर रहा है, उससे हमारा सेविंग इंक्रीज़ होता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता भी नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस थीटा बी, जहाँ पे C हमारा करंट कंजम्पशन है, Y हमारा करंट इनकम है, T
टी हमारा करेंट टैक्स है, बी हमारा गवर्नमेंट बोरोइंग है, और थीटा क्या है? थीटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है आउट ऑफ जो फ्यूचर टैक्स बर्डन कॉज्ड बाय बोरोइंग। ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हम खर्च करेंगे, क्योंकि हम सेव भी तो करेंगे ना, ये अपना थीटा है। तो ये कह रही है कि इक्वेशन अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में देखें, इसका स्टेटमेंट फॉर्म हम कैसे बनाएं कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज, यानी जब बी में इंक्रीज़ हो रहा है, बी में इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, बी में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, या माइनस है, टैक्स हम घटा रहे हैं। जब गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रहा है, टैक्स लोअर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। अब रिकार्डियन इक्विवेलेंस के अंडर इसको लोग एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे नहीं देखते हैं, वो यही सोचते हैं ना कि हमें तो इसको फ्यूचर में देना है। तो वो जो उनका एमपीसी हो सकता था, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो जो एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर टैक्स में, उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन हमारा बन के आएगा, हो गया। अब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी भर भर के किया है कि थ्योरेटिकली तो चलो बहुत एलिगेंट लग रहा है देखने में, सुनने में, लेकिन इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिले हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, रैशनल, फॉरवर्ड थिंकिंग, ये लमसम टैक्सेस, आइडेंटिकल प्लानिंग, इन सब को लेके जो उनके अजम्पशंस है वही इनके क्रिटिसिजम्स हो गए। और थोड़ा ऑथेंटिक बनाने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट्स को भी जोड़ देते हैं, जैसे सीटर 1993 में जो इकोनॉमिस्ट थे सीटर, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है वो इसके स्ट्रिक्ट जो इसके अजम्पशंस है इसकी वजह से ही काम नहीं करेगा, रियल लाइफ सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अजम्पशंस ही इतने स्ट्रिक्ट हैं। ऑब्वियसली उनके अजम्पशंस को लेके ही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना कि कैसा रैशनल थिंकिंग ज़रूरी थोड़ी सबके पास हो, आइडेंटिकल नहीं होता है, और क्राउडिंग आउट जो हाइपोथेसिस है इसको वो मान नहीं रहा है, नो क्राउडिंग आउट शो कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला कि हमारे पास क्लियर एविडेंस है क्राउडिंग आउट, जिसको उन्होंने नो क्राउडिंग आउट बोल के बताया, उसका क्लियर एविडेंस है। वो भी एक इकोनॉमिस्ट ने बोला इस चीज़ को, तो हम उस इकोनॉमिस्ट का नाम भी लिख देते हैं, गोचुको 1990, गोचुको इकोनॉमिस्ट 1990। इन्होंने इस ईयर पे क्या किया, क्लियर फाइंडिंग इन्होंने बताया, क्लियर एविडेंस दिया क्राउडिंग आउट का, कि नहीं भाई क्राउडिंग आउट तो होती है। और भी बहुत सारे स्टडीज़ में जो कैजुअल की जो ये रिकार्डिंग इक्विवेलेंस है वो थ्योरेटिकली सही समझ में आ रहा है, पर जब डेटा एनालिसिस कर रहे हैं रियल लाइफ में तो वो सही से खरा नहीं उतर पा रहा है। कि डेफिसिट इंक्रीज़ करने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। डेफिसिट इंक्रीज़ करने का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रेवेन्यू से ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, तो कहना कि एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़े। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो उसका यही हो जाएगा कि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं अपने इनकम से, वो ये सोच के कि उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ओवरऑल कंजम्पशन जो है, ओवरऑल कंजम्पशन सेम रह जाएगा। एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही हो गया। दूसरा हो गया कि जो इसका इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि लोग सेव कर रहे हैं ना, रैशनल हो जा रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, जो इंटरेस्ट रेट लेने के लिए टैक्स बढ़ाएगी, वो पहले से प्रिपेयर्ड है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। दो तो यही हो गया। और तीसरा क्या है कि लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज होता नहीं है।
फ्यूचर पॉलिसीज़ के बारे में, टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में, ये अनरियलिस्टिक है। इतना ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज वो नहीं हो सकता। और दूसरा इशू क्या है कि अब हम मान के चल रहे हैं कि लोगों के पास लिक्विडिटी कंस्ट्रेन नहीं है, वो फ्रीली सेव कर पा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लोग अपना फाइनेंशियल प्लान ईज़िली एडजस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है कुछ अर्जेंट नीड आ जाए, अर्जेंट ट्रांजैक्शन करना पड़ जाए, प्रिकॉशनरी उनको कुछ खर्च करना पड़ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो असम्पशन है वो भी काम करे रियल डे टू डे लाइफ में। परफेक्ट नॉलेज वाला भी नहीं कर सकता, और इनके पास ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली स्मूथली सब काम करे। जो सारा असम्पशन है उसके लिए जो सेव कर रहे हैं वो इनकम, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से सबकी इनकम बढ़ ही गई है, सबकी इनकम बढ़ के वो उतना सेव कर ही पा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। अब नाम देके होता है ना, हाईलाइट कर देते हैं। तो पहला फिस्कल थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस हमारा रियल नॉमिनल जो हमने पढ़ा था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया था। उसमें जो प्राइस लेवल है, बाय द वे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप हालांकि तुम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था, और इंटरनल में भी हम बोले थे कि इसको प्रिपेयर करके आना, बट रिवाइज ज़रूर कर लेना। ये कीन्स वाले में पूछ सकता है, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हो रही होती है तो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान ये 2 क्वेश्चन हो सकता है पूछे। तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप रेडी रखना। एनीवेज, तो और अच्छा क्रिटिसिज्म इस चीज़ के लिए भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर गवर्नमेंट का जो डेट है वो इन्फ्लेशन प्राइस लेवल को अफेक्ट कर दिया और फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि जो रियल वैल्यू है बोरोइंग का, जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, वो कम हो जाए तो फिर वो अपनी सेविंग नहीं बढ़ाएंगे फ्यूचर टैक्सेस के लिए। तो फिर ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस के अगेंस्ट गया है ना। वो सेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें टैक्स देना है। बट अगर प्राइस लेवल को हम कंसीडर करें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लेशन को देख के चलें, तो अगर रियल वैल्यू ही कम हो गया, जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसकी रियल वैल्यू कम हो गई, तो हमें उतना सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो लो, रिकार्डियन इक्विवेलेंस यहाँ पे भी फिर नुकसान कर गया, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और एक हम नाम ले लेते हैं, लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट हाइपोथेसिस। जो चीज़ हमने बोला बस उस चीज़ को हमने नाम लिख के हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ईज़िली सेव कर पाए। लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट की सिचुएशन बहुत सारी जगह पे हो सकती है। हो सकता है टैक्स कम करने की वजह से वो इमीडिएट कंजम्पशन कर लें, अपना सेव ना करें और इमीडिएट कंजम्पशन करके इमीडिएट नीड्स को फुलफ़िल करें। क्या पता वो पहले से बहुत सारे डेट में हो, वो उसे क्लियर करें और फ्यूचर के लिए वो सेव ना कर पाएँ। तो अगेन फ्यूचर में उन्हें हाई टैक्स देना पड़ सकता है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी यहाँ पे भी काम नहीं की। और कीन्स की चीज़ को तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर ही रहा है। तो कीन्स तो सीधे सीधे कहती है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होता है। तो अगर हमें क्रिटिसिज्म में लिखना है 4-5 पॉइंट को पूछ दे, तो पहले अजम्पशंस को ही क्रिटिसाइज़ कर दिए 1-2 इकोनॉमिस्ट्स का नाम लेके। उसके बाद हमने ये प्राइस लेवल का पॉइंट लिख दिया, हो सकता है लोग सेव ना करें। दूसरा हमने लिक्विडिटी कांस्टेंट हाइपोथेसिस बोल दिया कि लो इनकम के लोग जो हैं टैक्स कटने की वजह से, वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से जो इमीडिएट नीड है वो उसको फुलफिल करें, वो सेव ना करें। तो यहाँ पे भी रिकार्डियन इक्विवेलेंस नहीं काम करेगा। और कीन्स ने भी तो बोल रखा है जो डेफिसिट फाइनेंस है उससे फ़ायदा ही होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से। और एक तुम्हारा क्रिटिसिज्म में आ गया क्राउडिंग आउट, ये एविडेंस दिया गया है क्राउडिंग आउट होता है इकोनॉमी में, और रिकार्डियन इक्विवेलेंस ने नो क्राउडिंग आउट का एक्सप्लेन किया। और इसको अगर इंक्रीज़ करके आंसर में लिखना है तो तुम लोग हिस्टोरिकल एग्जांपल जोड़ दो, उस पर हिस्टोरिकल एग्जांपल्स जोड़ दो कि जो भी क्राइसिस से हम बाहर निकल गए हैं, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसमें लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग बढ़ाया क्योंकि उनका एम था डिमांड को बढ़ाना। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया,
जैसे हम क्राइसिस का एग्जांपल देके बोल सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं चेंज होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काम नहीं करेंगी, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स को ला के इसमें जोड़ सकते हैं। अब आपस में ही सब खचर पचर करने लगेंगे। न्यू क्लासिकल्स ने जो न्यू क्लासिकल्स थे उनने कहा कि न्यू क्लासिकल्स मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करती है कि मार्केट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम रहेगा। तो अगर फिस्कल पॉलिसी जैसे टैक्स कट वगैरह से टैक्स कट की वजह से रियल इकोनॉमी में कोई अंतर अगर नहीं पड़ रहा है, रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स कोई नहीं छेड़ पा रहा है, कंजम्पशन जैसे चीज़ों को, कंजम्पशन सेम रह जा रही है, तो अगर फिस्कल पॉलिसीज़ का कोई इफ़ेक्ट कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ रहा है तो फिर हम इसे नहीं यूज़ करते हैं ना, क्योंकि वैसे भी हमारी थ्योरी तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रही होती है। ऐसा बोल के न्यू क्लासिकल्स ने बोला। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी के सपोर्टर्स ने ये भी बोला कि यह है मॉनेटरी एक्सपेंशन भी काम नहीं करेगी। आप फिस्कल की क्या बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में घुस जा रहे हैं, यहाँ पे कोई और बात चल रहा है, आप अपना ही थ्योरी को एडवोकेट करने के पीछे पड़ गए कि नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम है हमारे में। हमारा वाला जो थ्योरी है वो रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी को यही कहेगा कि गवर्नमेंट क्यों ही यूज़ करे फिस्कल पॉलिसी। रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज़रूरत ही नहीं गवर्नमेंट की, ज़रूरत ही नहीं फिस्कल पॉलिसी यूज़ करने की, ज़रूरत ही नहीं टैक्स कम करने की, ज़रूरत ही नहीं है अगर की डिमांड बढ़ाने की, मार्केट अपने आप ही काम कर रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। तो पीछे से इनके सपोर्टर्स ने कहा कि अरे इतना उड़िए मत, मॉनेटरी एक्सपेंशन भी यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि पीपल विल सेव मोर। तो सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं है, रिकार्डियन में जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी काम नहीं कर रहा है। हो गया। अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा ग्राफ में बताया, एक फॉर्मूला में बताया, एक इक्वेशन फॉर्मूला में। अब इसको थोड़ा हम और फार्मूलास में डाल देते हैं बताने के लिए। जो सेंट्रल आइडिया है इक्विवेलेंस, रिकार्डियन इक्विवेलेंस का, वही अपना सेम, आज टैक्स काटोगे कल हमें देना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो लोग हैं वो अपना स्पेंडिंग हैबिट चेंज नहीं करेंगे, वो सेव करेंगे, यही बात हो गया। तो कंजम्पशन मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि कंजम्पशन अनचेंज्ड रहेगा। ये रहा हमारा करंट कंजम्पशन, फ्यूचर कंजम्पशन, ऐसे कंजम्पशन इज इक्वल टू T1 प्लस प्लस R। अब ये क्या चीज़ है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। C1 हमारा करंट कंजम्पशन, करंट पीरियड पे जो कंजम्पशन है। C2 हमारा जो फ्यूचर में कंजम्पशन होना है। R हमारा इंटरेस्ट रेट है। और Y1 और Y2 इनकम है पीरियड 1 में यानी करंट पीरियड में, और Y2 फ्यूचर पीरियड में। T1 हमारा करंट पीरियड पे और T2 हमारा फ्यूचर पीरियड पे। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो करंट कंजम्पशन है वो क्या बता रही है। अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में देखें तो करंट कंजम्पशन हमें क्या बता रही है कि जो हम करेंटली स्पेंड करने वाले हैं आज प्रेजेंट ईयर में जो हम कंज्यूम करने वाले हैं वो है C1, और सिमिलरली जो हम लेटर ईयर्स में करने वाले हैं वो है C2। R हमारा इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या बता रहा है, पैसा कितना ग्रो करेगा, अगर टाइम चेंज हुआ ना, करेंट पीरियड फ्यूचर पीरियड, तो फ्यूचर पीरियड में जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि हम रैशनल है इसलिए हम उसको एडजस्ट करके लिखेंगे। हाउ मच फ्यूचर मनी इज़ वर्थ, फ्यूचर मनी इज़ वर्थ हाउ मच टुडे, वो हम बताते हैं। मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जो पैसे का वैल्यू है वो चेंज होने वाला है, उसका रीज़न है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कह रही है कि आज जो 100 रुपये हैं और नेक्स्ट ईयर जो 100 रुपये होंगे, 1000 लिख रहे हैं,
आज जो 100 रुपये नेक्स्ट जो 100 रुपये, इन दोनों की वैल्यू में अंतर होगा। हो सकता है 1000 रुपये में हम जितनी चीज़ अभी ख़रीद पा रहे हैं फ्यूचर में हम नहीं खरीद पाएंगे। इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। इसलिए इसको कंसीडर करके हम प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन को लेके चलते हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, डिस्काउंट फ्यूचर मनी। ये जो 1+R से डिवाइड करना होता है इसको कहते हैं डिस्काउंट फ्यूचर मनी। तो वैल्यू घटा के आज के टर्म में वो देख रहे होते हैं। तो आज के टर्म में हम कंजम्पशन देखने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को साथ में C1 C2 को साथ में करके देखते हैं। बस जो फ्यूचर वाला है उसको हम डिस्काउंट फ्यूचर मनी, जो टाइम वैल्यू फॉर मनी है, उसको कंसीडर करके 1/R से हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है, ये वाला पार्ट, ये हमें बता रहा है कि कितना हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कंज्यूम करने वाले हैं। लेकिन वो मेजर आज के पैसे में हो रहा है। आज हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कल हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब मिला के हम बता रहे हैं कि हम टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं। C1 है करंट पीरियड पे कंजम्पशन, C2 है फ्यूचर पीरियड पे कंजम्पशन। तो आज का और कल का मिला के हम देख रहे हैं कि टोटल हम लाइफ टाइम में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हमने 1+R से डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में जो पैसे की वैल्यू है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज़ हो सकता है कि आज जो 1000 रुपये में हम ख़रीद रहे हैं कल वो 1000 रुपये में हम ना ख़रीद पाएँ। तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर जो मनी का वर्थ है वो देखते हैं हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसे कहते हैं। और 1+R से हम डिवाइड करके क्या करते हैं, उसको फ्यूचर मनी को हम करंट टाइम पीरियड पे ले आते हैं कि पहले से ही जो पैसे का वर्थ होने वाला है उसको पहले ही हम एडजस्ट करके फ्यूचर वाले को हम करंट पे ले आएंगे। तो इसका नाम है डिस्काउंट फ्यूचर मनी। तो ऐसा करके हम अपने पूरे लाइफ टाइम का जो कंजम्पशन है एक साइड पे ले आए। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में हमने एडजस्ट कर दिया, यही किया ना हमने। और अपने राइट साइड पे सिमिलरली हम टैक्स, जो हमारा इनकम है, करेंट इनकम और फ्यूचर इनकम, करेंट टैक्स और फ्यूचर टैक्स, तो ये जो हमने टोटल कंज्यूम किया और ये जो हमारा टोटल इनकम है, एक्सप्लेन करके स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे कि भले ही जो हमारा टोटल कंजम्पशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है वो चेंज नहीं होगा, टाइम के चेंज होने की वजह से, टैक्सेस में चेंज होने की वजह से जो हमारा ओवरऑल कंजम्पशन है, कंजम्पशन चॉइस है प्रेजेंट वैल्यू में, वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। उसको ग्राफिकली हम शो करेंगे। लाइट चला गया। ये गूगल का ग्राफ है, इसको देखो। इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें C2 दिया हुआ है, जो कंज्यूमर प्लान कर रहा है कंज्यूम करने के लिए नेक्स्ट पीरियड में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में C1 है जो बताएगा कि करंट कंजम्पशन क्या है प्रेजेंट ईयर में। और वर्टिकल एक्सिस में एक और चीज़ है, कंज्यूमर का टोटल लाइफ टाइम वेल्थ, क्योंकि हम टोटल लाइफ टाइम कंजम्पशन देख रहे थे, तो कंजम्पशन हम देखेंगे, उसको एडजस्ट करके देख रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी में, तो ऑब्वियसली टोटल लाइफ टाइम वेल्थ को तो हम दिखाएंगे ही। तो वर्टिकल एक्सिस पे हम जब देखेंगे तो 1+RWE लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि कंबाइंड इनकम फ्रॉम बोथ पीरियड, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मद्देनज़र रखते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। जो और ये जो पर्पल कलर का लाइन बना है ये बजट कांस्टेंट बना है, जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन, C1 और C2 का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। स्लोप हमारा नेगेटिव रहेगा, बजट स्लोप पता ही है तुम लोग को। और वो नेगेटिव किस लिए होता है कि वो बता रहा है कि जितना ज़्यादा हम आज कंज्यूम करेंगे उतना कम हम फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा। अब जो पॉइंट है E1 वो हमें कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि जो टैक्सेस हैं, जहाँ हम टैक्स पे करेंगे दोनों पीरियड में, आज जो टैक्स हम पे कर रहे हैं और जो फ्यूचर में हम टैक्स पे करने वाले हैं, वो फ्यूचर इनकम और प्रेजेंट इनकम में से हटा के हमें डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, क्योंकि उसी डिस्पोजेबल इनकम को हम खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। तो दोनों साइड में y - t
वर्टिकल एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ कंजम्पशन को हम y-t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम कंजम्पशन किसका करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम का करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो हमारे इनकम में से टैक्स घटा देते हैं, जो बचता है वो होता है। इसलिए हम y-t टू वर्टिकल में लगाए हैं ताकि ये फ्यूचर वाला दिखा रहा है, और y-t1 हमारा हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है। अभी सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया T1, जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है T1, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया T1, लेकिन फ्यूचर में टैक्स बढ़ाने वाला है। फ्यूचर में जो T2 है वो इंक्रीज़ करने वाला है बाय इक्वल अमाउंट। आज उसने जो टैक्स घटाया, उस टैक्स को घटाने के बाद अपने को अपना बैलेंस सही करने के लिए, क्योंकि टैक्स घटाया तो गवर्नमेंट घाटे पे चली गई, तो अपने को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए उसने बोरो किया। अब क्योंकि उसने बोरो किया तो फ्यूचर में टैक्स बढ़ने वाला है, तो जितना वो अभी टैक्स घटाएगी उतना वो टैक्स बढ़ाएगी। तो जो ओवरऑल लाइफ टाइम टैक्स बर्डन है वो नहीं चेंज होगा, जो बढ़ा रही है वही घटा रही है, जो बढ़ा रही है वो घटा रही है। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसका जो एंडोमेंट का पॉइंट है वो E1 से शिफ्ट होके E2 में चला जाएगा, ये दिखाने के लिए कि उसके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है प्रेजेंट में और फ्यूचर में कम है। जो ये शो कर रहा है कि भले ही टाइमिंग टैक्स का अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ में सेम रहेगी। जो हमारा एंडोमेंट पॉइंट E1 से E2 में जा रहा है वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम प्रेजेंट में ज़्यादा है, फ्यूचर में कम है, क्योंकि प्रेजेंट में टैक्स कट हुआ है, फ्यूचर में टैक्स बढ़ने वाला है। तो भले ही प्रेजेंट में टैक्स कम है और फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा है, जब हम ओवरऑल देख रहे होते हैं बर्डन, तो वो सेम ही रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है। इसकी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व और जो बजट लाइन बना है वो एक ही बना है, सेम प्रेफरेंस है कंज्यूमर का। इंडिफरेंस जो कर्व है वो चेंज नहीं होगा, और ना ही कंज्यूमर राइज़, जो बजट लाइन भले ही राइज़ करने की कोशिश भी नहीं करता, ना इंडिफरेंस कर्व राइज़ करने की कोशिश करता है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ टेंजेंट होते हैं, वो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है गिवन द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब यही करंट में टैक्स और फ्यूचर का टैक्स और ओवरऑल टैक्स, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता था कंज्यूमर प्रेफरेंस का बजट लाइन को लेके, वो हमारा E2 पे बन गया। सिर्फ E1 से E2 में सिर्फ एक चेंज हुआ है इस पूरे ग्राफ में, ना बजट लाइन चेंज हुआ ना इंडिफरेंस कर्व, सिर्फ पॉइंट E1 से E2 पे चेंज हुआ, जिसे हम एंडोमेंट पॉइंट टू शिफ्ट कहते हैं। वो भी सिर्फ ये शो कर रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम प्रेजेंट का जो है वो कम है जब हम फ्यूचर के डिस्पोजेबल इनकम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर का टैक्स ज़्यादा है और जो कंजम्पशन होता है वो ऑब्वियसली टैक्स घटा के होता है। डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो टोटल इनकम में से टैक्स को घटाने के बाद जो बचता है वो हमें डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। प्रेजेंट में टैक्स कट हुआ है तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम कम है। तो जो बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन इस ग्राफ से होता है वो ये है कि कंज्यूमर रैशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है, उसको पता है कि हाई टैक्स उसको फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फाइनेंस का तरीका है, गवर्नमेंट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग स्पेंडिंग, वो इफ़ेक्ट नहीं करता कंजम्पशन को या फिर एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है वो अनचेंज्ड है। कि भले ही प्रेजेंट फ्यूचर में अलग अलग देखेंगे तो हमें अलग अलग टैक्स की वैल्यू दिखेगी, लेकिन जब ओवरऑल हम देखेंगे तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट दिखेगा प्रेजेंट टर्म्स में। मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी आज, उतना कल वो फ्यूचर में इंक्रीज़ कर देगी। तो जब हम ओवरऑल देखेंगे तो टैक्स बर्डन अनचेंज रहता है।